गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद अमन में आपका स्वागत है। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कर रहे हैं और मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसमें आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बताया था। बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए, उसके जो चार तरीके, ग्राफ मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये चार मेथड आपको बताए गए हैं। और इसमें ग्राफ का मेथड आपने किया और उसमें आपको मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब ग्राफ कैसा बनता है, अगर दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही हैं या दो लाइन आपस में वो समानांतर हैं या एक के ऊपर दूसरी लाइन। चलिए हम अब वहीं से शुरू करते हैं और इसके आगे चलते हैं ताकि अब आपको पता चल जाए कि हम किस बारे में उसको आपको बता रहे हैं। तो हमने जैसे ग्राफ बनाए, तो ग्राफ बनाने में वहाँ पे तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, वो आप उसको देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये मेरा ग्राफ अगर कोई बन रहा है और इसमें ग्राफ कुछ इस टाइप का बना, देख लीजिए यहाँ पे ये दो लाइन, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं तो दो लाइन बनेंगी और वो दो सीधी लाइन बनेंगी। ये बात 100% सही है, ठीक। अब वो सीधी लाइन बनेंगी तो सीधी लाइन दोनों आपस में कैसी बनेंगी, द मेन डिस्कशन जो है वो इस चीज़ का है। तो फर्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहला ग्राफ अगर इस टाइप का बनता है तो हम उसमें कहते हैं कि उस समीकरण का एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। दूसरा, हमारे जब हम अपनी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यहाँ आप जरा ध्यान से समझिएगा बात को, मैं इसको भी समझा रहा हूँ आपको। मैंने आपको इक्वेशन बताई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिएगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका एक जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो मैंने आपको इसको मैंने बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, हमें इससे ये समझना है कि किस समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा, किसका कोई भी हल नहीं होगा या किसके अनेक हल होंगे, ग्राफ से भी और इस a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के हिसाब से भी। ध्यान देना इस चीज़ का, दोनों बातों से हमें समझना है। अब मैंने ग्राफ में तो बता दिया आपको, ग्राफ में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपस में दो लाइनें ये आपस में काट रही हैं तो इसका एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 में उसे किस प्रकार लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये बात ध्यान में रखनी है आपको पेपर में इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं आपको। अगर आपने a1 कुछ भी 7 हो सकता है, 3 4 5, वो तो इक्वेशन के ऊपर है। जैसे मैंने आपको सम दिया था ग्राफ का 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, कोई भी इक्वेशन उसमें 2 और 3 हो सकता है। अब a1 अपॉन a2 यदि आपस में भाग करें और b1 अपॉन b2 को आपस में भाग करें और वो आपस में बराबर ना आए तो हम कहेंगे उसका एक अद्वितीय हल होता है, एक अद्वितीय हल होता है और उसका ग्राफ बनता है आपस में काटता हुआ। इसको नोट कर लें, फिर मैं अगला ग्राफ, क्योंकि तीन प्रकार के ग्राफ बनते हैं और उसमें a1 b1 c1 कैसा, a2 b2 c2 कैसा, वो भी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो ये तो इस केस का हो गया जहाँ पर आपस में दो लाइनें क्रॉस, यानी कि इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट विद ईच अदर देन देयर मस्ट बी अ यूनिक सॉल्यूशन, there must be a unique solution and a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। ओके, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपने इसको उतार लिया होगा कि अगर हमारे इंटरसेक्ट करती हैं दोनों लाइनें तो हमारा ग्राफ किस प्रकार का होगा, उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ऐसा। और a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 होता है, ठीक है। इसे हम तीसरी चीज कैसे याद रखेंगे कि इसे हम संगत युग्म भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? संगत युग्म। संगत यानी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट पेयर, कंसिस्टेंट पेयर। तीनों चीज आपको ध्यान रखिए, पेपर में किसी भी हिसाब से आपको इसको पूछा जा सकता है। संगत युग्म, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। ओके, लेट अस सी अनदर। ये ग्राफ है आपका, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, एक लाइन ऐसे बन गई और एक लाइन ऐसे बन गई। अगर जब आप उसको ग्राफ आप बना रहे हैं और उसमें आपकी दोनों समीकरण की जो लाइन है वो आपस में समानांतर हो जाए, यानी कि पैरेलल हो जाए। अगर वो पैरेलल हो जाती है तो उसका कोई भी हल नहीं होता। नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। अब इससे हम a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 को किस रूप में लिखेंगे? ध्यान दीजिए, a1/a2 equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, is not equal to c1/c2। और इस वाले को हम असंगत, असंगत युग्म कहते हैं। दूसरी ये चीज हो गई, तीसरी ये चीज असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर। सारी चीज देखिए, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि बताइए कि ये संगत है या असंगत है। अब संगत तब है जब उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक अद्वितीय हल होता है, तो वो संगत हो गया। अब अगर उसका कोई भी हल नहीं है तो वह असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। तो तीनों सूरत में आपको याद रखना है, इफ द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर इन अ ग्राफ, then there is no solution of the linear equation, there is no solution, and we will say that a1/a2 equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। यानी जब आप वैल्यू को रखेंगे, a1 की जगह a1 की वैल्यू, a2 की जगह a2, b1 की जगह b1 की, b2 की जगह b2 की, और c1 की जगह c1 की, और c2 की जगह c2 की। तो जब आप करेंगे ये दोनों तो इक्वल आएंगे, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं आएगा। दैट विल, यानी ये हमको शो करता है कि ये हमारा नो सॉल्यूशन है और वो असंगत है, यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमारी दो चीजें हो गई, एक हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला हो गया, यानी कि हमारा अद्वितीय हल का हो गया, जिसको हमने संगत बताया और जिसको ग्राफ हमने इंटरसेक्टिंग बताया। सेकंड ये वाला जिसमें हमारा ग्राफ पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट यानी कि असंगत है, और a1/a2 के हिसाब से हमने बताया कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दो केस हो गया। मैं आपको तीसरा केस बताऊंगा इसका। चलिए थर्ड केस पे चलते हैं। ये बहुत जरूरी है इसको याद रखना, क्योंकि आगे हमारे जो भी सम्स आएंगे, इन इक्वेशन को तो सॉल्व हम मेथड से कर ही रहेंगे। ग्राफ मेथड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जो हमारे दूसरे मेथड आएंगे तो सारी चीज़ हमारी उसमें आएंगी, इसलिए नोट करना बहुत ज़रूरी है। आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। थर्ड केस, थर्ड केस में अगर ये आपका ग्राफ है और एक इक्वेशन की लाइन ये है और दूसरी इक्वेशन की लाइन भी इसी के ऊपर से ही निकले, सेम, बिल्कुल सेम, तब हम इसे कहेंगे आश्रित। आश्रित, पहला आश्रित युग्म, ठीक। दूसरा, इस केस में इसका अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशंस, मैनी सॉल्यूशंस यानी कि अनेक हल। और तीसरी चीज इसमें हो जाएगी आपकी
A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। ये तीन केस आपको इसमें ध्यान रखने हैं। ये डिपेंडेंट पेयर कहलाता है। देख लीजिए अब ये तीनों केस इसमें भी। इस केस में क्या है कि अगर आपका ग्राफ बना, एक इक्वेशन की ग्राफ की लाइन बिल्कुल सीधी आई ग्राफ में और दूसरी भी वैल्यू के हिसाब से उसी के ऊपर ही लाइन निकल कर गई, तो हम उसको कहेंगे आश्रित युग्म, यानी कि डिपेंडेंट पेयर आश्रित। इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, अनेक हल होते हैं, और मैनी सॉल्यूशंस में A1 अपॉन A2 के हिसाब से A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 एंड इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 होता है। तो तीनों केसेस में मैंने आपको तीन केस बताए हैं। ये केसेस याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। आप वीडियो को रिवाइंड करके इसको दोबारा, अगर आप साथ साथ में एकदम से इसको नहीं समझ पाते, नो प्रॉब्लम, आप उसको वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं। वो तीनों केस तीनों ग्राफ के हिसाब से हमारे कैसे बनते हैं। तो ये अगर आपको आ गया तो समझिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज नॉट सो डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी। ओके, नाउ अब हम आगे चलते हैं। इसको रब कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ ये ग्राफ अब आपको बनाने आगे होंगे मेरी लास्ट वीडियो देख के। अब आप जो हम नेक्स्ट इसमें मेथड कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड के बाद, दैट इज अ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बेटा, प्रतिस्थापन। इसका क्या मतलब है कि हमें दो इक्वेशंस गिवन है और उसमें हम एक इक्वेशन में से मे बी ऑफ x एंड मे बी ऑफ y, इनमें से किसी की भी एक की वैल्यू को निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड अ प्रतिस्थापन, दैट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन मेथड। And how can we solve this problem? I am giving you one question, see carefully, and the question is if 7x minus 15y equals to 2 and x plus 2y equals to 3. X plus 2y equals to 3. Now question is given and they are saying solve this by substitution method. One thing more important, if the examiner is saying to solve the equation by particular method, तो आपको उसी पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर उसने आपको बोल दिया कि आप इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करिए, तब आप इसमें दूसरी विधि नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हालांकि हर विधि से आंसर सेम आएगा, but if the examiner is strictly saying by using substitution method solve this equation, then you should do that method. आपको वही मेथड से करना पड़ेगा। Okay, now what is this method? This is equation first, this is equation second. Okay, now I am solving this problem from equation second में देखिए x plus 2y equals to 3। मैं यहाँ से x को सेपरेट करके प्रतिस्थापन में 3 इधर आके ये -2y हो जाएगा। आपको मालूम है इक्वल टू के साइन के अगर कोई चीज़ लेफ्ट साइड में है, अगर हम राइट में ला रहे हैं तो उसका साइन बदल जाता है। नाउ इट इज़ x इक्वल्स टू 3 तो पहले से ही इक्वल टू के राइट में है, लेकिन ये 2y इक्वल टू के लेफ्ट में है, राइट में आके माइनस हो गया, तो x हमारा 3 - 2y आ गया। नाउ पुट the value of x in equation first. What I am saying, put the value of x, जो x का मान है उसको इक्वेशन एक में रखो। तो एक में रखने पर अब हमारे x की वैल्यू क्या है, 3 - 2y। ये रही मेरी पहली इक्वेशन, मैंने इसको पहली नंबर दे दिया 1 and it is 2. Now put the value of x in equation first. It is 7 and x is 3 - 2y.
3 minus 2y. Okay, minus 15y equals to 2. बाकी चीज हमारी सेम रहेगी. Now solve this. Multiply 7 by 3, it will become 21, and multiply 7 by 2y, it will become minus 14y. Okay, 7 3s are 21 and 7 2s are minus 14y. It is minus 15y, it is same and equals to 2. Now these are two like terms. Then 21 minus minus is plus and sign is minus. And 14 and 15, 29y. 29y equals to 2. Okay, now minus 29y equals to 2, it will become minus 21 after coming on right side. जब ये राइट साइड में आ जाएगा तो ये माइनस का साइन, देखिए माइनस 29y ऐसा ही रहा इक्वल्स टू 2, इधर आके ये माइनस 21 हो गया. तो ये आपका बन गया बेटा माइनस 29y इक्वल्स टू माइनस 19, क्योंकि 21 में से 2 गए 19 होते हैं. यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू जो आपकी आई वो आई 19/29. ओके, आप दोबारा देखिए इसे, अभी सम पूरा नहीं हुआ है पर मैं आपको बता रहा हूँ. हमारे पास इक्वेशन थी 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 3. ओके, हमने सेकेंड इक्वेशन को लिया, हमने इसमें x को बाहर निकाला, x इक्वल्स टू 3 माइनस 2y. ठीक है, इधर आके माइनस 2y. अब इस x की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर x है वहाँ पे इसे रख देंगे, इसीलिए मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट. तो 7 का 7 आ गया और x की जगह 3 माइनस 2y आ गया, माइनस 15y का माइनस 15y इक्वल्स टू 2. 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, माइनस 15y का माइनस 15y इक्वल्स टू 2. ये 21 माइनस ये 14 और 15 जो है 29 होते हैं, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है और साइन माइनस का ही लगता है. ठीक, तो माइनस लग गया इक्वल्स टू 2. यहाँ पे हमें y की वैल्यू निकालनी है तो y को हम पहले लिख लेंगे. ये हमारा आ गया माइनस 29y इक्वल्स टू 2 का 2 और इधर आके माइनस 21 हो गया. तो अब ये माइनस 29y इक्वल्स टू 21 में से 2 गए, हमारा बचा 19 बचा. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और y की वैल्यू आ गई 19/29. इसको नोट करें अभी, फिर मैं आगे बताता हूं आपको इसे. ठीक, अब ये तो हमारी वैल्यू आई है y की. नाउ अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. अब x की वैल्यू के लिए ये आपके पास बना हुआ है, चाहे फर्स्ट में या सेकंड में. पुट द वैल्यू आप लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, जो आसान लगती हो उसी में पुट कर दीजिए. मैं सेकंड में रख रहा हूँ. ठीक है, ये सेकंड में ये है तो x की जगह x आ गया प्लस 2, y आया है 19/29. तो y की जगह मैं लिख लूंगा 19/29 इक्वल्स टू 3. अब ये क्या हो गया हमारा x प्लस 19 2s are 38, ठीक, अपॉन 29 इक्वल्स टू 3. और ये हो गया x इक्वल्स टू 3, इधर आके माइनस 38/29 और x इक्वल्स टू, जब आप इसका एलसीएम लेंगे 29, ठीक, नीचे 1 है, 29 को 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नाम 27, 87 माइनस 38. ठीक है, ये आपको पता ही है एलसीएम हम कैसे लेते हैं, क्योंकि ये तो आप छोटी क्लास से सीखते आ रहे हैं, तो इसमें मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पे जो आंसर आता है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमने 29 को जब 1 से डिवाइड किया तो 29 आ गया, 29 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 87 आ गया. ठीक है, अच्छा, अब ये बचा हमारा 87 माइनस 38. अब आप 87 में से 38 को माइनस 17 में से 8 के 9 और आपका 7 में से 3 गए, आपका बच गया 4. तो आपका ये आ गया 49/29. इट इज योर वैल्यू ऑफ x, 49/29. नाउ अब आप देख लीजिए इसे. इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन मेथड.
वाई इट इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन मेथड? बिकॉज हमने एक में से x की वैल्यू को प्रतिस्थापित कर दिया और उसको दूसरी इक्वेशन में हमने उसको लिख दिया, तो इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, तो नोट कर लें बेटा, इससे बहुत ज़रूरी है ये विधि। हर क्वेश्चन जो भी सब्स्टिट्यूशन का होगा वो आपको इसी मेथड से ही सॉल्व करना है, सारा इसी मेथड से ही आपको सॉल्व करना है, तो इसको नोट डाउन कर लें। द बेसिक थिंग इज टू अंडरस्टैंड द मेथड। कभी कभी होता है कि आप उसको साथ में नहीं उतार पा रहे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट द मेथड यू शुड नो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया वही आपका एग्जाम में या बोर्ड में आ जाए, मे बी उसके जैसा आ सकता है। यानी अगर हमें मेथड पता है उस सम का, तो हमें कोई भी क्वेश्चन फिर आ जाए, फिर हम उसको प्रॉब्लम करने में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब हम आपको इससे जो अगला मेथड, हमारा ग्राफ मेथड हो गया, हमारा जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन यानी कि विलोपन विधि। विलोपन विधि। नौ, अब ये विलोपन क्या है? विलुप्त यानी एक x को या y को वहां से हटा देना। कैसे हटा देना? जब वो आपस में कट होके जीरो आ जाए, यानी निकल जाए। अब वो जीरो आपस में कैसे आएगी? यानी एक अगर हमारा प्लस का 2 है और एक हमारा माइनस का 2 है, तो 2 से 2 कट गया। मान लो ये x के साथ है तो हमारा x खत्म, तो हमारा केवल y बच जाएगा। या हमने इसी तरह y को काट दिया तो हमारा केवल x बच गया। लेकिन उसे काटेंगे कब? तब जब वो बिल्कुल सेम होगा। तो विलुप्त यानी विलोपन यानी कि एलिमिनेशन यानी कि निकालना। अब उसको हम कैसे निकालते हैं, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। द क्वेश्चन इज 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13। ठीक है, और सेकेंड वन इज 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। ठीक, अब देखिएगा, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। मैंने इसे फर्स्ट मान लिया और इसे मैंने सेकंड। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। ओके, नाउ द एग्जामिनर इज सेइंग सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए, हम क्या करेंगे, या तो ये दोनों बराबर हो जाएं या y वाले दोनों बराबर हो जाएं, ताकि उसे हम एलिमिनेट कर दें, काट के आपस में सब्ट्रैक्ट करके। ठीक, अब मैं अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ। देखिए ध्यान से, मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो देखना अभी क्या चेंज होता है। तो उससे इसको पूरे को क्या किया आ गया, 6x प्लस 2 2s are 4y इक्वल्स टू 13 2s are 26। यही होता है। 3 को इससे क्या, 6x प्लस 3 3s are 9y इक्वल्स टू 12 3s are 36। ये आ गया। इट इज आवर थर्ड इक्वेशन एंड इट इज आवर फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कब करेंगे? जब x या y दोनों में से कोई एक सेम हो जाए। अब ये दोनों सेम हो गए हमारे। अब हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम थर्ड, यानी चौथे समीकरण को 3 में से घटाने पर, यानी चौथे समीकरण को तीसरे समीकरण में से घटाने पर। इस बात को ध्यान दें, स्पेस कम है तो आप इसको लिखेंगे। हम क्या कर रहे हैं आगे कि इस समीकरण को नीचे वाले को इसमें से घटाने पर, जब हम इसको घटाएंगे आपस में, तो ये माइनस हो गया नीचे वाला क्योंकि घटा रहे हैं, ये प्लस है, ये भी मेरा माइनस हो गया, ये प्लस है मेरा, ये भी माइनस हो गया। अब प्लस माइनस सेम है तो आपस में कर दे। यही है एलिमिनेशन।
ये कट गया अभी आपस में। अब यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आ गया -5y, -5y। और 36 में से 26 गए -10, ठीक। मेरे पास आया -5y इक्वल्स टू -10, और माइनस से माइनस कैंसिल एंड y इक्वल्स टू 10/5 एंड y इक्वल्स टू 2, क्योंकि 5 2 10 होता है, तो y की वैल्यू मेरी 2 आ गई। पहले यहाँ तक इसको ध्यान से समझिए, फिर मैं आगे आपको इसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो मेरे पास y की वैल्यू 2 आ गई। अब जैसा हमने लास्ट में किया था, लास्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया था, जब हमारी एक वेरिएबल यानी एक चर की वैल्यू निकल जाती है तो हम उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रखने से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने y की निकाली, तो अब मैं x की निकालूंगा। यहाँ मेरे पास y इक्वल्स टू 2 आ गया, तो आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी में भी सेम आएगा। मैं लिख रहा हूँ इन इक्वेशन फर्स्ट या इन इक्वेशन सेकंड, मर्जी आप, मैं फर्स्ट लिख दिया, इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y की वैल्यू क्या है, 2। अब पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, ये है, तो 3x का 3x प्लस 2, y की जगह अब आप 2 रख लेंगे, यहाँ 2 आ गया इक्वल्स टू 30। ये देखिए 3x प्लस 2 हमें गिवन है, y की वैल्यू हमारी 2 आई है इक्वल्स टू 13, तो ये हो गया 3x प्लस 4, 2 2 4 इक्वल्स टू 13, एंड 3x इक्वल्स टू 13, इधर आके ये -4, और 3x इक्वल्स टू 13 में से 4 गए 9, और x इक्वल्स टू 9/3, इट विल बिकम x इक्वल्स टू 3। तो ये दो वैल्यू हमारी इसमें आ गई। नाउ चेक अगेन। नाउ दिस मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। ये हमारा कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, यानी हिंदी में कहेंगे विलोपन विधि। अब ये विलोपन विधि है, तो इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन हमें दिया था कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 13 एंड 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। एलिमिनेशन का मेथड है, या तो x को एलिमिनेट कर दीजिए या y को एलिमिनेट कर दीजिए, उसको सेम बना के। तो मैंने सेम बनाने के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और इस सेकंड वाले को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ताकि दोनों सेम बन जाए। तो 2 3 ज़ा 6x, 2 2 ज़ा 4y एंड 2 13 ज़ा 26। इसी तरह 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y एंड 3 12 ज़ा 36। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे, नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएगा। ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये दोनों कट गए आपस में, ठीक है, प्लस और माइनस। ये प्लस माइनस 9 में से 4 गए 5y, साइन माइनस का क्योंकि बड़ा माइनस का है, ठीक। इक्वल्स टू 36 में से 26 के 10 -10, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एंड यू विल गेट y इक्वल्स टू 10/5 एंड वैल्यू ऑफ y बिकम्स y इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। You will put this value whether in second, whether in third, whether in fourth, you will get the same answer. I am putting this value in equation first. So equation first is 3x plus 2y. Y is 2, put value of y here, and equals to 13 is the same. 3x plus 4 equals to 13, or 3x equals to 13 minus 4, or 3x equals to 13, subtract 4 from 13, you will get 9. And what is the value of then x? Equals to 9/3. 3 3s are 9. You will get the value of x equals to 3. So this is our विलोपन विधि। ओके, तो अब हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो हमने चीज़ समझी कि हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स होता क्या है, 2 चर कौन से होते हैं, और उन्हें हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब हमारे उसमें हमने ग्राफ मेथड बताया आपको, तो ग्राफ मेथड में आपको ग्राफ के हिसाब से उसके तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए। A1/A2 के हिसाब से आपको मैंने बता दिए, अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनेक हल हैं, वो भी ग्राफ के हिसाब से आपने उसको कर लिया, ठीक। उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड,
वो आप समझ गए हैं। और ये हमारा विलोपन विधि, इसको भी आपने कर लिया है। हमारा बचता है आपका वज्र गुणन विधि। अब वज्र गुणन विधि क्या होता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में टच करूँगा। अब आज हम इसको इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी भी मेथड से, अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको चाहे मैं ग्राफ मेथड से करूं, चाहे मैं सब्स्टिट्यूशन से करूं, एलिमिनेशन से किया ही है, चाहे इसे वज्र गुणन से करूं, आंसर विल बी द सेम, आंसर हमेशा सेम आएगा। बट आपको ध्यान ये रखना है कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हमें किस मेथड से स्पेशली करने के लिए दिया हुआ है। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आप ध्यान से करेंगे तो आपका काम होगा, आपकी भलाई के लिए ही ये आपकी वीडियो। और मैं इसीलिए यूट्यूब पे, जो समझदार हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि यूट्यूब पे क्यों डाली जाती है। इसलिए डाली जाती है कि अगर बाई चांस किसी के पास मोबाइल उस वक्त पे मौजूद नहीं है, तो जिस वक्त उसके पास वो अवेलेबल होगा वो उसको कभी भी देख सकता है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को नहीं समझते, आपको समझना बेहद ज़रूरी है। यूट्यूब इज़ द लार्जेस्ट एंड द बिगेस्ट एंड द प्योर मेथड टू गिव यू एनी सजेशंस और एनी क्वेश्चंस, एनी आंसर। आपके सामने कोई भी चीज़ डिस्कस करने का सबसे बढ़िया साधन जो है यूट्यूब है, जिस पे आप कभी भी अपना जी चाहता है तो उसको आप दोबारा देख सकते हैं, उसको आप सुन सकते हैं, उसको आप समझ सकते हैं। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी कल। गुड डे एंड गुड बाय, ऑल द बेस्ट।